हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव एन एनालिसिस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज फॉर सीए फाउंडेशन लॉ बीसीआर एग्जाम, सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 रीसेंट अटेम्प्ट दैट वाज जून 2022 अटेम्प्ट, उसके सर्टिफाइड कॉपीज का एनालिसिस देखने वाले हैं हम इस वीडियो में, wherein the student has scored 74 out of 100 in CA Foundation पेपर नंबर 2। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब इस स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, पहले सॉल्व कर रखा है बीसीआर पोर्शन एंड उसके बाद लॉ पोर्शन सॉल्व करा है। मैं कुछ और सजेस्ट करता हूं, व्हाट आई सजेस्ट इज कि आपको पहले लॉ करनी चाहिए एंड बीसीआर बाद में करनी चाहिए। उसका एक रीजन है एंड दैट रीजन इज क्योंकि बीसीआर के अंदर आपको राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस लिखने होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही बीसीआर करने लगोगे तो चाहे आर्टिकल लिखना हो, रिपोर्ट लिखनी हो, लेटर लिखना हो, आप सोचने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगाओगे, बिकॉज उस टाइम पर दिमाग में ये होगा कि अभी हमारे पास काफी टाइम है पेपर सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा आपके सेकेंड पार्ट जो कि लॉ का पोर्शन है उस पर, क्योंकि अगर बाय चांस आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचा तो क्वेश्चन आते हुए भी लॉ का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन यहीं पर अगर आप पहले लॉ करते हैं, लेट सपोज यू टेक 2 hours टू कंप्लीट लॉ पोर्शन, तो रिमेनिंग 1 घंटे में आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं आपका बीसीआर का पेपर। बीसीआर में राइटिंग सेक्शन और अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग, ये टोटल 5 क्वेश्चन छोड़कर आप पूरा पेपर जो है 15 मार्क का वो ऑलमोस्ट 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। एंड फॉर दीज 5 क्वेश्चंस यू स्टिल हैव 8 मिनट्स पर 5 मार्कर क्वेश्चन, अगर आप 1 घंटा भी रखते हैं फॉर बीसीआर। सो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप पहले लॉ कीजिए एंड उसके बाद ही बीसीआर कीजिए। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने कर रखा है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इज अनसीन पैसेज एंड सेकेंड पार्ट इज नोट मेकिंग। काफी साफ सुथरी हैंडराइटिंग में इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर अपना अटेम्प्ट कर रखा है। बात की जाए जब सबसे पहले अनसीन पैसेज की, तो उसमें स्टूडेंट को 5 में से 5 नंबर मिले हैं। एंड देन फिर नोट मेकिंग की अगर हम बात करें तो उसमें स्टूडेंट को मिले हैं 4 नंबर, टोटल 9 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10 इन क्वेश्चन नंबर 7। नोट मेकिंग में ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने टोटल क्या करा है, 6 पॉइंटर्स बनाए हैं। जनरली नोट मेकिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कोशिश कीजिए कि 4 पॉइंटर्स ही बनाइए, 1, 2, 3 एंड 4, बिकॉज 3 मार्क के ही होते हैं आपके नोट्स एंड 2 मार्क होते हैं आपके समरी के। ठीक है, नेक्स्ट फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट नहीं करा है, क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करा है। उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन आया था कम्युनिकेशन चैप्टर से। एंड उसके बाद फिर वोकैबुलरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन। एंड फिर उसके बाद आ गया एक राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन। ये सेम फॉर्मेट या पैटर्न में ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर स्टूडेंट ने काफी अच्छे से अटेम्प्ट करे हैं क्वेश्चन। कुछ छोटी मोटी गलतियां जरूर करी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बीसीआर काफी ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करी है स्टूडेंट ने, एंड इसीलिए उसे नंबर भी काफी अच्छे मिले हैं। टोटल अगर बात की जाए सिर्फ बीसीआर की, तो आउट ऑफ 40 स्टूडेंट का स्कोर है 31 आउट ऑफ 40, विच इज अ ग्रेट स्कोर। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं अब पार्ट ए, दैट इज बिजनेस लॉ की। अब इस पार्ट में 2 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक होते हैं हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरे होते हैं हमारे डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। देखते हैं कि कैसे हमें प्रेजेंट करने हैं हमारे आंसर्स दोनों टाइप के क्वेश्चंस में। सबसे पहले अभी जिस क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, दैट इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कॉन्ट्रैक्ट 4 मार्क का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, एक्सप्लेन कर दिया वो प्रोविजन जिससे रिलेटेड था वो केस लॉ। हेडिंग भी स्पेसिफिकली लिख दी प्रोविजंस। देन उसके बाद जो प्रोविजन है रेलेवेंट उस केस लॉ के, वो प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद फिर सेकेंड हेडिंग लिखी फैक्ट्स या फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड उसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दिया क्या उस केस लॉ के अंदर पूछा क्या गया है। एंड उसके बाद फिर कंक्लूजन लिखी हमारी थर्ड हेडिंग, एंड उसमें जो भी आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन टू विच दैट केस लॉ वाज
रिलेटिंग टू वो कंक्लूजन्स आपने लिख देने हैं। यानी आप जब भी लिखते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो उसका आंसर आपको लिखना है इन 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ आपका होगा रिलेटिंग टू द प्रोविजन, जिससे रिलेटेड वो केस लॉ पूछा गया है। सेकेंड फिर क्या होगा, फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड थर्डली कंक्लूजन्स दैट यू कैन ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोविजन टू विच दैट केस लॉ इज रेलेवेंट। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी हमारा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर कंपनीज अकाउंट। तो यहां पर भी इन्होंने पहले प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दिए एंड देन कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन वो लिख दिया। एंड इस क्वेश्चन में भी इन्हें 4 में से 3 नंबर मिल रखे हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1C विच इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम सोगा, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब यहां पर क्योंकि एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उतने पॉइंटर्स या फिर उतने पैराग्राफ्स में आप लिखें आपका आंसर। मतलब अगर आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है, इफ यू कैन राइट द आंसर इन पॉइंटर्स फॉर्म, वेरी वेल एंड गुड। आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही है उस क्वेश्चन में। अगर आप आंसर लिख रहे हैं इन पैराग्राफ फॉर्म तो कोशिश क्या करना कि अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो छोटे छोटे 4 पैराग्राफ बनाकर आप उसका आंसर लिखिए। इसके साथ साथ एक काफी अच्छी चीज जो कि इस स्टूडेंट ने फॉलो करी है एंड जो चीज मैं भी आप लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगा, जब बात आती है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन की एंड उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सप्लेन करने को पूछा जाता है और एनी सच रिलेटेड थिंग, तो आपको क्या करना चाहिए, कोशिश कीजिए कि वो प्रोविजन जब आपने लिखा, पर्टिकुलर सेक्शन का प्रोविजन आपने लिखा आपके आंसर में, तो उसके नीचे एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाकर लिख दीजिए। बिकॉज उससे एक चीज आपका आंसर भी थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड आपके एग्जामिनर के सामने एक और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपके मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ही मिलेंगे उस एग्जाम्पल को लिखने की वजह से। सो ये चीज आपने भी फॉलो करनी है जरूर। जब भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं एंड वहां पर आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सप्लेन करने को कहा गया है, उस केस में कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल याद है या फिर आप फ्रेम कर सकते हैं उसके रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल, तो जरूर लिख के आइएगा फॉर द डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 करा। क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने छोड़ दिया जो कि होता है 12 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें 7 मार्क का क्वेश्चन होता है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड 5 मार्क का क्वेश्चन होता है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम द एलएलपी एक्ट। अब काफी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं बाकी एक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके चला जाऊंगा लेकिन एलएलपी एक्ट को मैं पढ़ने ही नहीं वाला, मैं रिमेनिंग 4 एक्ट्स को अच्छे से करके चला जाऊंगा एंड एलएलपी एक्ट वाला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 5 मार्क का क्वेश्चन होता है एलएलपी एक्ट का, उसको छोड़ के बाकी 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लूंगा, विच इज ऑल्सो अ थिंग दैट यू कैन फॉलो। अगर आपको लगता है कि एलएलपी एक्ट आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, सो रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन दैट चैप्टर जिससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है, आप आपके बाकी चैप्टर के प्रोविजंस को थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए एंड पेपर ऐसे अटेम्प्ट कीजिएगा एज इफ पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 6 ही आए हैं एंड सारे ही आपके लिए मैंडेटरी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो था पार्टनरशिप अकाउंट का था, स्टूडेंट ने काफी अच्छे से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है। क्वेश्चन जो था वो था डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जिसमें इन्हें मिले हैं 2 मार्क्स। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ये क्वेश्चन जो था वो था अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो फिर से 3 पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है इसका आंसर। सबसे पहले प्रोविजन, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस एंड फिर उसके बाद लिखा है कंक्लूजन। अब पिछला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इसका पहला पार्ट इनका थोड़ा गलत हो गया था लेकिन सेकेंड पार्ट में इन्होंने माइनर के राइट्स जो हैं वो ठीक लिखे हैं, तो सेकेंड पार्ट के मार्क्स इन्हें मिले हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसके ऊपर का पोर्शन इन्होंने गलत लिखा था। इसलिए ये चीज तो आपको सोच के बिल्कुल भी नहीं डरना कि अगर मैंने किसी एक क्वेश्चन में
ऊपर के पार्ट में कुछ छोटी मोटी गलती कर दी तो मुझे बाकी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द आंसर के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा था दैट वाज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। नाउ वन थिंग व्हिच आई कैन श्योरली से इज, इस स्टूडेंट की आंसर शीट देखने के बाद मुझे एक चीज अच्छे से समझ आ गई एंड वो ये थी कि इस स्टूडेंट ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की तो अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी थी, लेकिन डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा लिखकर नहीं देख रखे थे, इसीलिए लॉ के सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट के मोस्ट ऑफ द मार्क्स जो कटे हैं वो कटे हैं डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में। बट जहां पर बात की जाती है इसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स की, तो वहां पर नंबर इसके कंपैरेटिवली काफी कम कटे हैं, बिकॉज सबसे पहली चीज इसने प्रेजेंटेशन ऑन द पॉइंट रखी है फॉर ऑल द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड सेम पैटर्न फॉलो करा है थ्रू आउट द पेपर, जहां अच्छे से एक्सप्लेन करा है प्रोविजन, अच्छे से फैक्ट को एक्सप्लेन करा है एंड कंक्लूजन्स ड्रॉन भी प्रॉपर्ली पॉइंटर फॉर्म में लिखे हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, जिसमें इसे फुल 6 on 6 मार्क्स मिले हैं। देन क्वेश्चन 4 का बी पार्ट पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन। अब जो चीज मैं पहले भी कह रहा था, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में इसके मार्क्स बहुत कम कटे हैं, इस क्वेश्चन में इसे 6 on 6 मिले हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें 3 पार्ट्स आते हैं, पहला 5 मार्क का क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मोस्टली ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन की फॉर्म में ही पूछा जाता है, इस बारी भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद फिर 4 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आता है फ्रॉम द चैप्टर पार्टनरशिप एंड उसके बाद एक 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आता है फ्रॉम द चैप्टर कंपनीज एक्ट एंड इस क्वेश्चन में ओवरऑल इस स्टूडेंट को मिले हैं 9 out of 12 मार्क्स। इसके बाद इसने करा है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। पहला पार्ट जो था इसका वो था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से एंड दूसरा पार्ट था कंपनीज एक्ट से। अब इसने क्या करा है, पहले 5th का बी पार्ट करा है, 5th का ए पार्ट करा है बाद में। बी पार्ट जो कि था इसका डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम कंपनीज एक्ट, 6 मार्क के क्वेश्चन में से 4 मार्क्स मिले हैं एंड ए पार्ट दैट वाज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब यहाँ पर इसने क्या करा, पैटर्न थोड़ा सा अलग कर दिया। आइडियली 3 पैराग्राफ फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आते हैं, प्रोविजंस, सेकंड पैराग्राफ में फैक्ट्स ऑफ द केस एंड थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन। लेकिन यहाँ स्टूडेंट ने फैक्ट्स ऑफ द केस पहले लिख दिए हैं, जो कि एक थोड़ी सी गलती है, बट आपको ये चीज रिपीट नहीं करनी है। उसके बाद फिर इसने लिखा प्रोविजन एंड देन फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दिए जो भी थे कंक्लूजन्स एंड इस क्वेश्चन में ओवरऑल इस स्टूडेंट को मिले हैं 7 मार्क, मतलब 4 मार्क्स मिले थे कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन में एंड इस क्वेश्चन में बिकॉज शायद उसे ये क्वेश्चन ठीक से नहीं आता था, इसलिए उसने क्या करा, उसे जितना आता था इस क्वेश्चन में उतना उसने लिख दिया, जिसके लिए इसे 3 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 6 इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब देखते हैं हमारी रिजल्ट ओवरव्यू शीट, जहां पर हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट में आपको कितने मार्क्स मिल रखे हैं वो लिखा होता है। बात की जाए अगर इस स्टूडेंट के लॉ के पोर्शन की, दैट कंटेन्स 60 मार्क्स, उस 60 मार्क्स के लॉ के पोर्शन में इसे टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, 8 मार्क्स इन क्वेश्चन नंबर 1, 7 इन क्वेश्चन नंबर 3, 12 in question number 4, 7 in question number 5 and 9 in question number 6। यानी टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए इसके 20 plus 14 is 34, 34 plus 9 is 43 मार्क्स स्टूडेंट को मिले हैं इन लॉ एंड 31 मार्क्स मिले थे इन बीसीआर, मेकिंग अ टोटल ऑफ 74 out of 100 in law BCR exam for paper number 2 जून 2022 अटेम्प्ट। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर मिली होगी रिगार्डिंग हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।